एक शख्स जिसे अपने काम के अलावा कुछ नजर नहीं आता, जिसका गुस्सा देख बड़े से बड़ा आदमी थर थर कांपने लगे, जो लड़कियों को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता। क्या हो अगर उस इंसान को एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाए जो बिल्कुल उसके उल्टे स्वभाव की, चंचल और सबके साथ प्यार से रहने वाली हो, जो कोई थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करे तो वो डर जाए। क्या वो ऐसे इंसान के साथ रह पाएगी, उस इंसान की जुनूनी मोहब्बत को सह पाएगी? आइए देखते हैं कैसी होगी हमारे शिवांश सूर्यवंशी और गौरी ठाकुर की यह प्रेम कहानी। राजस्थान एक खूबसूरत हवेली। यहाँ एक औरत सुबह सुबह नौकरों को डांट रही थी, तभी पीछे से आती एक अधेड़ उम्र महिला, जिनकी उम्र तकरीबन 75 साल होगी, उस औरत को जो नौकरों को डांट रही थी, बोली, औरत अंजना, फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। उनकी फ्लाइट दोपहर को आएगी। यह है गरिमा सूर्यवंशी, सूर्यवंशी खानदान की सबसे बड़ी सदस्य और हमारे हीरो की दादी, जो उनसे बहुत प्यार करती हैं। और जो नौकरों को डांट रही थी वो है अंजना सूर्यवंशी, हमारे हीरो की माँ। यह भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। अंजना जी दादी के पास गई और बोली, अंजना जी, माँ, आपको पता है ना, वो आज पूरे 8 साल बाद लौट रहे हैं। हम उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना चाहते। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, जो किसी पुरुष की थी। बेटे के स्वागत के चक्कर में आपने पति को तो नहीं भूल गई आप? जल्दी नाश्ता लगाइए, हमें सीएम ऑफिस जाना है। यह है प्रदीप सूर्यवंशी, शिवांश के पिता, जो राजस्थान के सीएम हैं। उनकी और शिवांश की बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि यह चाहते थे कि इनका बेटा इनकी तरह राजनीति में आए, पर शिवांश को अपना बिजनेस करना था, इसलिए उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और लंदन चले गए। आज 8 साल बाद वो वापस अपने देश, अपने घर लौट रहा था। अंजना जी ने प्रदीप जी की आवाज सुनी तो उनकी तरफ आते हुए बोली, अंजना जी, आज तक आपको भूले हैं, जो आज भूल जाएंगे। बैठिए, नाश्ता तैयार है। प्रदीप जी चुपचाप डाइनिंग टेबल पर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। दादी भी वहीं आकर बैठ गई। अंजना जी ने दोनों को नाश्ता सर्व किया और फिर खुद भी बैठकर अपना नाश्ता करने लगी। तभी प्रदीप जी खाना खाते खाते बोले, प्रदीप जी, कब आ रहे हैं आपके साहजादे? अंजना जी, 3 बजे उनकी फ्लाइट लैंड होगी, हो सके तो आप जल्दी आ जाइएगा। प्रदीप जी, हमारे आने ना आने से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? अंजना जी, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा है वो आपका, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? आपको पता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रदीप जी, अगर वो हमें इतना प्यार करते तो हमारी बात मानते ना, कि सब कुछ छोड़कर लंदन चले जाते। यह बोल प्रदीप जी उठे और वहां से बाहर चले गए। उन्हें जाते देख अंजना जी परेशान हो गई और अपनी सास की तरफ देखते हुए बोली, अंजना जी, पता नहीं इन दोनों की यह नाराजगी कब खत्म होगी। दादी जी, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब वो आ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अंजना जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों अपना नाश्ता करने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक घर, जो ना ज़्यादा छोटा था ना ही बड़ा, एक औरत किचन से निकलते हुए ऊपर के कमरे की तरफ देख आवाजें लगा रही थी। औरत, गौरी बेटा, जल्दी आओ, नाश्ता कर लो, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। उनकी बात सुनकर ऊपर से एक प्यारी सी आवाज आई, अभी आई मम्मी। उस लड़की की आवाज सुनकर वो औरत बोली, पता नहीं यह लड़की ससुराल जाकर क्या करेगी, हमेशा लेट उठती है, फिर बिना नाश्ता किए ही कॉलेज चली जाती है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। वो अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी कि तभी बाहर से आता एक आदमी उस औरत को देखकर बोला, आदमी, सुनीता जी, क्यों सुबह सुबह हमारी बच्ची को सुना रही हैं आप? अरे, यही तो दिन है उनके। एक बार शादी हो गई, फिर तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को संभालना ही है। अभी उन्हें अपने हिसाब से खुलकर जीने दीजिए। यह है अनुभव ठाकुर, हमारी हीरोइन के पिता, और उनके साथ हैं उनकी बीवी सुनीता ठाकुर जी। अनुभव जी एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हैं और सुनीता जी घर संभालती हैं। इनका एक बेटा भी है, जो गौरी से बड़ा है और एक मशहूर सर्जन है। नाम है साकेत ठाकुर, जो राजस्थान के सिटी हॉस्पिटल में एक सर्जन की पोस्ट पर हैं।
अनुभव जी की बात सुनकर सुनीता जी उन्हें घूरते हुए कहती हैं, सुनीता जी, आप तो रहने ही दीजिए, आपकी वजह से वो इतना सर चढ़ गई है। अगर उनकी इन आदतों को नहीं बदला तो शादी के बाद क्या करेगी वो। तभी सीढ़ियों से नीचे आती गौरी बोली, गौरी, ओहो मम्मी, आप तो सुबह सुबह ही शुरू हो जाती हैं। और रही बात हमारी शादी की, तो वो हम इतनी जल्दी नहीं करने वाले। पहले हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे और फिर एक अच्छी सी नौकरी करेंगे, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। यह बोलते हुए गौरी नीचे आई और अपने पापा और मम्मी को गुड मॉर्निंग बोल डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसकी मम्मी ने उसे घूर कर देखा तो उसने मासूम सा चेहरा बना लिया। तभी अनुभव जी बोले, अनुभव जी, अच्छा ठीक है, यह सब बातें बंद करिए, पहले नाश्ता करते हैं, फिर हमें भी ऑफिस जाना है। सुनीता जी ने दोनों को नाश्ता दिया। नाश्ता कर अनुभव जी अपने ऑफिस और गौरी अपने कॉलेज के लिए निकल गई। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। दोपहर को 3 बजे एक प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यह एक प्राइवेट जेट था जिसमें से बहुत सारे गार्ड बाहर निकले और लाइन बनाकर खड़े हो गए। सबके हाथों में हाईटेक बंदूकें थी। तभी एक लड़का अपनी रौबदार पर्सनालिटी के साथ उस जेट में से बाहर निकला। ब्लैक 3 पीस सूट के सुपर से ब्लैक कलर का ही ओवरकोट पहन रखा था। काले घने बाल, गहरी काली आंखें जिनमें किसी का डूबने का मन करे, पतली लंबी नाक और पतले से होठ, 6 फुट 2 इंच हाइट जिसमें कसरत कर बनाई बॉडी, पर्सनालिटी ऐसी कि फिल्मी हीरो को भी फेल कर। उम्र यही कोई 27-28। यह है हमारे हीरो शिवांश सूर्यवंशी। शिवांश के पीछे ही उनका असिस्टेंट कम दोस्त मयंक निकला। यह भी कम नहीं, 6 फुट हाइट, भूरी आंखें, कसरत कर बनाई बॉडी, जेट से सेट किए बाल, कुछ मिलाकर यह भी किसी फिल्मी हीरो को फेल कर सके ऐसी पर्सनालिटी है इनकी। पर हमारे हीरो शिवांश से कम। शिवांश आगे बढ़ा और एयरपोर्ट से बाहर निकल अपनी गाड़ी जो पहले ही बाहर खड़ी थी उसमें बैठ गया। मयंक भी उसके साथ ही जाकर बैठ गया। मयंक ने शिवांश की तरफ देखा और बोला, मयंक, कहाँ जाना है। शिवांश जो अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था वो उन्हें बिना देखे अपना काम करते हुए बोला, शिवांश, कंपनी चलो। मयंक, पर आंटी ने कहा था। उसकी बात को बीच में काटते हुए शिवांश बोला, शिवांश, उनसे मैं बाद में मिल लूंगा। मयंक ने आगे कुछ नहीं कहा और ड्राइवर को गाड़ी कंप्लेन लेने को बोल दिया। उनकी गाड़ी के आगे पीछे 5-5 गाड़ियां थी जिनमें शिवांश के गाइड थे। शिवांश कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, सूर्यवंशी कंपनी का मालिक था वो, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। बिजनेस की दुनिया में शिवांश को बिजनेस का बेताज बादशाह कहते हैं, जिसके आगे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन तो क्या सरकार भी अपना सिर झुकाती है। शिवांश की गाड़ी सिग्नल पर आकर रुकी। जब काफी देर तक गाड़ी नहीं चली तो शिवांश ने ड्राइवर की तरफ देखा और बोला, शिवांश, जो भी है जल्दी क्लियर करवाओ, मुझे और भी बहुत काम है। मयंक ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने गार्ड को फोन कर देखने के लिए बोला कि क्या हुआ है। वहीं शिवांश की नज़र खिड़की से बाहर गई जहां एक लड़की एक बूढ़ी औरत को पकड़े ऑटो में बिठा रही थी। उस लड़की ने वाइट अनारकली सूट पहन रखा था। काले घने खुले बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे हवा से उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका चेहरा शिवांश को दिखाई नहीं दे रहा था। वो बार बार उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था पर उसकी चेहरा दूसरी तरफ था। शिवांश को अब गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों, पर उसे उस लड़की का चेहरा देखना था, पर वो थी कि दूसरी तरफ चेहरा घुमाए खड़ी थी। पर तभी वो लड़की एकदम घूम गई। उसका चेहरा देख शिवांश की नज़र उसके चेहरे पर ही जम गई। गोल चेहरा, गोरा रंग जो धूप में और भी चमक रहा था, बड़ी बड़ी आंखें जो काजल से सनी हुई थी, छोटी सी नाक, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ, कुछ मिलाकर वो आसमान से उतरी की परी की तरह लग रही थी। उम्र यही कोई 20-21 साल होगी। शिवांश की नज़र उस लड़की के चेहरे पर अटक गई। उसे देखते ही उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। वो एकटक बिना पल के पल झपकाए उसे देख रहा था। तभी उसकी गाड़ी वहां से आगे बढ़ गई और वो लड़की धीरे धीरे उससे पीछे छूटने लगी। शिवांश तब तक उसे देखता रहा जब तक वो
उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। वो एकटक बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। तभी उसकी गाड़ी पीछे छूटने लगी। शिवांश तब तक उसे देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अब वो उसे नजर नहीं आ रही थी। शिवांश को उसे और देखना था। उसे देखते हुए उसके दिल को एक सुकून सा मिल रहा था, पर अब उसे फिर से गुस्सा आने लगा था क्योंकि उसे वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना सिर सीट से टिका लिया। उसकी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ हो क्या रहा है। उसे बहुत अलग से एहसास हो रहे थे जो पहली बार थे और उसकी समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे यह एहसास अच्छा लग रहे थे। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने लगा। वहीं दूसरी तरफ गौरी ने उस महिला को ऑटो में बिठाया और उसे हॉस्पिटल भेज दिया और खुद दूसरा ऑटो लेकर घर के लिए निकल गई। उधर अंजना जी कब से शिवांश का वेट कर रही थी, पर अभी तक वो नहीं आया था। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा। यहाँ अभी 4:30 बज रहे थे। वो कई बार शिवांश को फ़ोन कर चुकी थी, पर वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। तभी उन्होंने उनके असिस्टेंट कम दोस्त मयंक को फ़ोन किया। मयंक ने फ़ोन उठाया और बोला, मयंक, हेलो मैम, अंजना जी, कहाँ हैं आप लोग? हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं और शिवांश हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? मयंक, वो मैम, एक्चुअली हमें सीधे ऑफिस आना पड़ा क्योंकि सर की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग आ गई थी, इसलिए। पर आप फिक्र मत कीजिए, सर जल्दी घर आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर अंजना जी उदास हो गई, पर कुछ बोली नहीं और ठीक है कहा कर फ़ोन रख दिया। मयंक ने अपने सामने देखा। यहाँ शिवांश सीट पर बैठा अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। मयंक ने अपना सिर हिलाया और कैबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही शिवांश ने अपना सिर पीठ से टिका लिया और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने गौरी का चेहरा अभी भी घूम रहा था। शिवांश आंखें बंद किए हुए खुद से बोला, शिवांश, यह क्या हो रहा है? हमें एक लड़की हमारे दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकती है? नहीं, हमें इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना। हमारा मकसद सिर्फ एक है, अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना। यह बोल उसने अपने सिर को झटका और फिर अपने काम में लग गया। पर गौरी का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसे भूलने की वो नाकाम कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ गौरी अपनी माँ सुनीता जी के आगे सिर झुकाकर खड़ी थी और सुनीता जी उसे डांट रही थी। सुनीता जी, हमने आपको पैसे मंदिर में चढ़ाने के लिए दिए थे और आपने क्या किया? गौरी, पर माँ, उन्हें चोट लगी थी और पापा कहते हैं कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से ज़्यादा अच्छा पुण्य का काम कोई नहीं होता, इसलिए हमने उन आंटी की मदद की। अनुभव जी, जो पास में ही खड़े थे, बोले, अनुभव जी, बिल्कुल सही कहा। अब आप हमारी फूल सी बच्ची को डांटना छोड़िए। फिर गौरी को देख, आप जाइए, फ्रेश हो जाइए। गौरी, जी पापा, बोल ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद अनुभव जी ने सुनीता जी की तरफ देखा और बोले, अनुभव जी, सुनीता जी, क्या हो गया है आपको? क्यों आप उसे डांट रही थी? आपको पता है, थोड़ा सा भी गुस्सा करने से वो डर जाती है। फिर भी सुनीता जी, डांट नहीं रहे थे हम, उसे बस समझा रहे थे। आपकी बेटी ऐसे खर्चा करती है जैसे किसी बहुत बड़े खानदान की बहू हो। खर्चा करने से पहले एक बार नहीं सोचती कि हम मिडिल क्लास लोग हैं। हम एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं। हमने उसे वो पैसे मंदिर में चढ़ाने के लिए दिए थे, पर उसने वो पैसे किसी राह चलते औरत को दे दिए। अनुभव जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? मंदिर में चढ़ाने के लिए हम आपको और पैसे दे देंगे। वैसे भी उसने बताया ना कि उस औरत को चोट आई थी, तो उसने इलाज के लिए उसे वो पैसे दे दिए। आपका ही आप सोचिए, वो औरत हमारी गौरी को कितनी दुआएं दे रही होगी। चलिए अब ज़्यादा मत सोचिए, हम बाजार जाकर आते हैं। कुछ सामान लाना है, आप बता दीजिए। अगर कुछ और भी मंगवाना है तो। सुनीता जी, नहीं, हमें कुछ और नहीं मंगवाना। अनुभव जी, ठीक है, तो फिर हम आते हैं। यह बोल अनुभव जी वहाँ से निकल गए और सुनीता जी किचन में चली गई रात के खाने की तैयारी करने। वहीं दूसरी तरफ मयंक शिवांश के कैबिन में गया और उसे काम करता देख बोला, मयंक, अब चलें, आंटी का बहुत बार फ़ोन आ चुका है, वो तेरा इंतज़ार कर रही हैं। 8 साल बाद तू वापिस आया है। तू सोच, 8 साल आंटी ने तेरे बिना गुजारे हैं। अब उन्हें तुम्हें देखने की कितनी चाह होगी। मयंक की बात सुनकर शिवांश की उंगलियां जो लैपटॉप पर चल रही थी वो रुक गई। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपना लैपटॉप बंद किया और खड़े होते हुए बोला, शिवांश, गाड़ी निकालने के लिए बोल।
हम अभी घर जा रहे हैं। मयंक ने हाँ में गर्दन हिलाई और ड्राइवर को फोन कर गाड़ी निकालने के लिए बोल दिया। शिवांश मयंक के साथ ऑफिस से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी। लगभग 1 घंटे बाद शिवांश की गाड़ी सूर्यवंशी सदन में जाकर रुकी। गार्ड ने दरवाजा खोला तो शिवांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बाहर निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अंजना जी पहले ही आरती की थाल लिए दरवाजा पर उसका इंतजार कर रही थी। शिवांश बिल्कुल उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। अपने बेटे को 8 साल बाद देख अंजना जी की आंखें नम हो गईं। शिवांश ने उनकी नम आंखें देखी तो बोला, शिवांश, आपको पता है ना, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। अंजना जी ने अपनी नम आंखें साफ की और बोली। फिर उन्होंने शिवांश की आरती की और उसे तिलक लगाया। अंजना जी ने आरती की थाल पास खड़े सर्वेंट को पकड़ा दी। शिवांश ने आगे बढ़ उनके पांव छुए तो अंजना जी ने उसे आशीर्वाद दिया और शिवांश को अपने सीने से लगा लिया। अंजना जी, यह तो खुशी के आंसू हैं बेटा। शिवांश ने भी उनको बाहों में भर लिया। भावुक तो वो भी हो गया था इतने सालों बाद अपनी माँ को देखकर, पर अपने चेहरे पर उसने कुछ नहीं आने दिया। तभी पीछे से दादी जी की आवाज आई, दादी जी, क्या सिर्फ अपनी माँ से ही मिलेगा? अपनी इस बूढ़ी दादी को भूल गया? शिवांश, आपको कैसे भूल सकता हूँ? कैसी हैं आप? शिवांश अपनी माँ से अलग हुआ और दादी जी की तरफ जाकर उनके पांव छूते हुए बोला। दादी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से उनका माथा चूमकर बोली, दादी जी, अच्छी हूँ, पर अब तू आ गया है ना तो और अच्छी हो जाऊंगी। शिवांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर उसने इधर उधर देखा जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। अंजना जी ने उसे देखा और बोली, अंजना जी, वो नहीं है, सीएम ऑफिस गए हैं, आते होंगे कुछ देर में। शिवांश, क्या उनको नहीं पता था मैं आ रहा हूँ, या अभी भी वो मुझसे नाराज हैं? अंजना जी, उन्हें पता था, पर जरूरी फोन आ गया था इसलिए जाना पड़ा। पर तुम फिक्र मत करो, जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, तब तक वो भी आ जाएंगे, फिर साथ में डिनर करेंगे। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अंजना जी ने मयंक को भी गेस्ट रूम में भेज दिया और खुद किचन में चली गई, यहाँ देखने की खाने की तैयारी हुआ या नहीं। शिवांश ऊपर अपने रूम में आया तो तीसरे फ्लोर पर बना था। इस फ्लोर पर शिवांश के अलावा और किसी का रूम नहीं था। शिवांश ध्यान से अपने रूम को देख रहा था, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। शिवांश ने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चला गया। उसने अपने कपड़े निकाले और बाथटब में बैठ गया। उसने आंखें बंद की और सिर पीछे सीट से टिका लिया। तभी उसकी आंखों के सामने गौरी का चेहरा घूमने लगा। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और खुद बोला, शिवांश, यह क्या हो रहा है हमें? हम क्यों उस लड़की को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे? नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। कोई भी हमारे दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता, एक लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। यह बोल उसने अपना सिर झटका और शावर लेकर बाहर आ गया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आया तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उसने देखा उसके पिता भी आ गए थे। उन्हें देख शिवांश खुश हो गया, पर उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने उनके पास जाकर उनके पांव छुए और प्रणाम किया। प्रदीप जी ने उनके सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। बाकी दोनों में ही ज़्यादा बातें नहीं होती थी। सबसे शिवांश ने प्रदीप जी की बात ना मानकर बिजनेस शुरू किया था, तब से ही दोनों ज़्यादा बातें नहीं करते थे। सबने मिलकर अपना अपना डिनर किया और सोने के लिए अपने रूम में चले गए। अगले दिन सूर्यवंशी सदन, शिवांश को छोड़ सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी शिवांश नीचे आया और अपने माँ पापा और दादी के पाँव को छूकर प्रणाम किया और अपनी जगह पर बैठ गया। अंजना जी ने उसे नाश्ता दिया। तभी प्रदीप जी शिवांश की तरफ देख अपनी रौबदार आवाज में बोले, प्रदीप जी, शाम को टाइम से पार्टी में पहुंच जाइएगा। इतनी बात तो
आप हमारी मान ही सकते हैं। शिवांश ने उनकी तरफ देखा और बोला, शिवांश, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा? हम पहुंच जाएंगे टाइम से। प्रदीप जी, नहीं, हमें लगा शायद आपको हमारी यह बात भी पसंद ना आए। यह बोल वो उठे और घर से बाहर चले गए। यहाँ उनकी लाल बत्ती वाली गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। शिवांश ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर वो भी बिना नाश्ता किए उठकर घर से बाहर चला गया। उसके साथ ही मयंक भी चला गया। अपने पति और बेटे को ऐसे जाते देख अंजना जी परेशान हो गई और अपनी सास को देखते हुए बोली, अंजना जी, पता नहीं कब इनके बीच की यह नाराजगी खत्म होगी। हम तो परेशान हो गए हैं। दादी जी ने उन्हें हौसला दिया और सब ठीक होने का आश्वासन दिया। शिवांश आंखें बंद किए सीट से सिर टिकाए अपनी गाड़ी में बैठा था। उसे अपने पिता का ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसकी हाथों की मुट्ठियां भींच गई और जबड़े कस गए। हाथों और माथे की नसें दिखाई देने लगी। मयंक जो आगे बैठा आईने में से उसे देख रहा था, वो शिवांश को ऐसे देख परेशान होने लगा। तभी उनकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी। शिवांश ने अपनी आंखें खोली और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। तभी उसकी नज़र खुद से थोड़ी दूर स्कूटी पर बैठी गौरी पर गई। हल्के गुलाबी रंग के अनारकली सूट में गौरी बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसे देखते ही धीरे धीरे शिवांश का गुस्सा कम होने लगा। वो एक टक शिद्दत से गौरी को देखने लगा। गौरी को ऐसे देखने से उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। उसके मन में अलग ही एहसास जाग रहे थे जो शिवांश समझ नहीं पा रहा था। तभी सिग्नल खुल गया और गौरी अपनी स्कूटी लेकर वहां से आगे बढ़ गई। शिवांश की गाड़ी भी आगे बढ़ गई, पर उसे गौरी नजर नहीं आ रही थी। उसे एक बार फिर गुस्सा आने लगा। उसे गौरी को और देखना था, पर सिग्नल खुलने की वजह से वो उसे अच्छे से देख नहीं पाया। कुछ देर बाद शिवांश की गाड़ी उसके ऑफिस पहुंच गई। वहीं गौरी भी अपने कॉलेज पहुंच गई। दोनों का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम का समय, सनशाइन होटल, यहाँ हर तरफ चहल पहल थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन और राजनीति के लोग आज यहाँ मौजूद थे, क्योंकि राजस्थान के सीएम प्रदीप सूर्यवंशी का बेटा 8 साल बाद लौट कर आया था, जिस खुशी में यह पार्टी रखी गई थी। अंजना जी और दादी जी यहाँ पहुँच चुकी थी। प्रदीप जी एक मीटिंग की वजह से थोड़ा लेट हो गए थे और जिसके लिए यह पार्टी थी वो भी अभी तक नहीं पहुँचा था, यानी कि शिवांश। पर सबको इंतजार था शिवांश के आने का, क्योंकि शिवांश दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था और सब लोग उससे मिलकर उसकी गुड बुक्स में आकर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे। और कुछ तो अपनी बेटियों के साथ वहां आए थे और दुआ कर रहे थे कि उनकी बेटी पर शिवांश की नज़र पड़ जाए और वो उनकी बेटी को अपनी पत्नी बना ले। पर वो लोग यह नहीं जानते थे कि शिवांश को नहीं पसंद कि कोई भी लड़की उसके आसपास रहे। वही होटल के बाहर गौरी ने अपनी स्कूटी रोकी तो उसके पिता स्कूटी से उतर उसे देखते हुए बोले, अनुभव जी, हमने कहा था ना हम चले आएंगे, पर नहीं। अब आप जाइए और घर पहुंचकर हमें फोन कर देना। गौरी, जी पापा। यह बोल उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की, वहां से निकल गई। अनुभव जी भी अंदर होटल में चले गए। वहीं गौरी होटल से थोड़ी दूर ही गई थी कि उसने देखा रोड के साइड कुछ लड़के एक औरत को परेशान कर रहे थे। गौरी ने अपनी स्कूटी वहां जाकर रोकी और जल्दी से उन लड़कों को उस औरत से दूर कर वहां रखी एक चेयर पर बिठा दिया और उसे देखते हुए बोली, गौरी, आप ठीक है माँ जी? उस औरत ने हामी गर्दन हिलाई, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गौरी की नज़र उस औरत के हाथों में लगी चोट पर गई। वो उस चोट को देख रही थी कि तभी उन लड़कों में से एक लड़का गौरी को देखते हुए बोला, लड़का, ये लड़की तू कौन है? चल जा यहाँ से और हमें हमारा काम करने दे। गौरी ने उस लड़के की तरफ देखा और गुस्से से बोली, गौरी, आपको शर्म नहीं आती एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? आपकी माँ की उम्र की है वो, और आप लोग उनके साथ ऐसा पेश आ रहे हैं। तभी वो लड़की गौरी को देख गुस्से से बोला, लड़का, ज्यादा जुबान मत चला हमारे सामने, और वैसे भी इस औरत के बेटे ने हमसे उधार लिए हैं
और अब देने के टाइम पता नहीं कहाँ भाग गया। हम बस इससे अपने पैसे मांग रहे हैं जो इसके बेटे ने लिए हैं। उसकी बात सुनकर गौरी उसे घूरते हुए बोली, गौरी, पैसे इनके बेटे ने लिए हैं तो उससे जाकर मांगिए, इन्हें परेशान करना बंद कर दीजिए। लड़का, तू है कौन जो हमें यह सब बता रही है? लगती है क्या यह औरत की तेरी? उस लड़के की बात सुनकर गौरी कुछ बोलती, पीछे से एक सख्त और रौबदार आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? उस आवाज को सुनकर सबने पीछे देखा तो पीछे राज्य के सीएम प्रदीप सूर्यवंशी जी को देखकर सब लोग चुप हो गए। दरअसल प्रदीप जी होटल जा रहे थे, तब उन्होंने रोड की साइड इतनी भीड़ देखी और एक लड़की को इतने लड़कों के साथ बहस करते देखा तो वो अपनी सिक्योरिटी के रोकने के बाद भी वहां आ गए। उन्होंने एक बार और अपनी सख्त आवाज में पूछा, प्रदीप जी, हमने पूछा क्या हो रहा है यहाँ? उनकी बात सुनकर गौरी ने जो भी वहां हुआ उन्हें सब बता दिया। गौरी की बात सुनकर प्रदीप जी ने गुस्से में उन लड़कों को लेकर जाने के लिए कहा। उनका पीए उन लड़कों को वहां से ले गया। एक गार्ड उनके इशारे पर उस औरत को भी हॉस्पिटल लेकर चला गया ताकि जो भी उन्हें हल्की फुल्की चोट आई है उसका इलाज करवा सके। फिर प्रदीप जी ने गौरी की तरफ देखा और बोले, प्रदीप जी, बेटा, आपको ऐसे अकेले उन लड़कों से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अगर वो लोग आपको नुकसान पहुंचा देते तो। गौरी, हम जानते हैं सर, पर हम उन माँ जी को ऐसे नहीं देख पाए और उनकी मदद के लिए चले आए। प्रदीप जी ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा और बोले, प्रदीप जी, आप बहुत प्यारी हैं और बहादुर भी। वैसे आपका नाम क्या है? गौरी। जी, गौरी, गौरी ठाकुर। प्रदीप जी, बहुत प्यारा नाम है। आइए, हमारे गार्ड आपको घर छोड़ देंगे। उनकी बात का जवाब देते हुए गौरी बोली, गौरी, मेरे पास स्कूटी है अंकल, मैं चली जाऊंगी। प्रदीप जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो गौरी वहां से अपनी स्कूटी पर बैठ चली गई। प्रदीप जी भी वहीं खड़े जाती हुई गौरी को देख कुछ सोचते रहे। फिर वो भी वहां से होटल की तरफ चले गए। पर कोई था जो अपनी गाड़ी में बैठा जुनून और शिद्दत से गौरी को देख रहा था। जी हाँ, यह कोई और नहीं शिवांश था जो अपनी गाड़ी में बैठा होटल जा रहा था। रास्ते में अपने पिताजी की गाड़ी को देख उसने गाड़ी रुकवा दी। तभी उसकी नज़र साइड रोड पर खड़े अपने पापा पर गई, पर उसके साथ ही खड़ी लड़की को देखकर वो हैरान हो गया और अपने मन में बोला, शिवांश, यह तो वही लड़की है, पर यह पापा के साथ क्या कर रही है और पापा इसे कैसे जानते हैं? वो तब तक गौरी को देखता रहा जब तक वो अपनी स्कूटी लेकर वहां से निकल नहीं गई। अब तो वो उसके बारे में जानने के लिए बेताब हो रहा था, पर वो अपने पिता को पूछे कैसे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी गाड़ी में होटल की तरफ बढ़ गई। पार्टी शुरू हो गई। सब लोग शिवांश से मिल रहे थे। प्रदीप जी भी उसे मुस्कुराते हुए सबसे मिलवा रहे थे। शिवांश उन्हें खुश देख खुश हो रहा था। तभी प्रदीप जी को किसी ने आवाज दी तो वो दूसरी तरफ चले गए। शिवांश उन्हें देख रहा था। मयंक ने उन्हें देखा तो बोला, मयंक, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? शिवांश, कुछ नहीं, पापा को देख रहा हूँ, वो कितने खुश हैं आज। मयंक, हाँ, भले ही वो तुझसे नाराज हैं, पर तू भी जानता है कि वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने पिता को देखता रहा। वहीं प्रदीप जी किसी से बात कर रहे थे। जब उनसे थोड़ी दूर पर अकेले खड़े अनुभव जी का फोन बजा। उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला तो देखा, मुस्कुरा दिए और फोन उठाकर कार पर लगा लिया और बोले, अनुभव जी, गौरी बेटा, आप पहुंच गए घर? उधर से गौरी की आवाज आई। गौरी, हाँ पापा, हम पहुंच गए, आप फिक्र मत कीजिए और पार्टी एंजॉय कीजिए। अनुभव जी ने भी ठीक है बोल फोन रख दिया। तभी प्रदीप जी ने जब उनके मुंह से गौरी का नाम सुना तो उनके पास आ गए। वहीं प्रदीप जी को अपने पास देख अनुभव जी हैरान हो गए, पर फिर खुद को संभाल कर बोले, अनुभव जी, हेलो सर। प्रदीप जी, हेलो, आप अभी किससे बात कर रहे थे? यह बोल वो अनुभव जी को देखने लगे जो उनकी तरफ ही देख रहे थे। उनकी सवालियों नज़र को देख प्रदीप जी बोले, प्रदीप जी, वो हमने आपके मुंह से गौरी का नाम सुना इसलिए पूछा। दरअसल कुछ देर पहले हम बाहर एक लड़की से मिले थे जो बिना अपनी फिक्र किए एक बुजुर्ग महिला की मदद कर रही थी। बहुत प्यारी बच्ची थी, बस इसलिए आपसे पूछ लिया। उनकी बात सुनकर अनुभव जी मुस्कुरा दिए और बोले, अनुभव जी, फिर तो वो हमारी ही गौरी होगी जो बिना किसी रिश्ते या बिना किसी जान पहचान के, बिना अपनी परवाह किए किसी की भी मदद करती है। प्रदीप जी, क्या आपके पास उनकी कोई फोटो है?
हम देख सकते हैं? अनुभव जी, जी जरूर। यह बोल उन्होंने अपने फोन में से गौरी की फोटो निकाल प्रदीप जी को दिखाई। गौरी की फोटो देख प्रदीप जी खुश हो गए। फिर दोनों ने और भी बातें की और प्रदीप जी अनुभव जी से उनका नंबर भी लिया और फिर मिलने का वादा किया। वहीं राज्य के सीएम का इतना अच्छा व्यवहार देख अनुभव जी खुश हो गए। प्रदीप जी के मन में क्या चल रहा था, इस बात से तो अनुभव जी अभी बिल्कुल अनजान थे। 2 दिन पर ऐसे देखते ही हैं निकल गए। आगे क्या होता है। शिवांश भी धीरे धीरे अपने काम पार्टी में खत्म बिजी हो हो गई गया और और गौरी अपनी सब पढ़ाई में अपने बिजी अपने थी। घर पर को वो जो चले भी गए। जरूरतमंद मिलता उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटती। वहीं शिवांश, उसके ख्यालों में तो वो आगे बगाहे जब होता चली आती, जिस वजह से शिवांश बहुत परेशान हो गया था। वो अपने मन में उमड़ रहे इन एहसासों को समझ नहीं पा रहा था या समझकर भी अनजान बन रहा था। पर वो अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करता। उसे गुस्सा तो बहुत आता था, पर गौरी का चेहरा याद करते ही उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाता। समझ नहीं पा रहा था कि एक लड़की जिसे ना तो वो जानता है ना ही उसकी नाम पता है, बस 1-2 बार उसे देखा है, तो वो कैसे उसके गुस्से को कंट्रोल कर सकती है। यह बात उसे गुस्सा दिलाती, पर कहीं ना कहीं गौरी का ख्याल उसके सुकून दे देता था। सुबह का समय अनुभव जी हॉल में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। आज संडे था तो वो घर पर ही थे, तभी उनके पास रखा उनका फ़ोन बज उठा। उन्होंने फ़ोन उठाया तो प्रदीप जी का फ़ोन देख हैरान रह गए। सुनीता जी, जो उनके पास ही बैठी थी, उन्हें देख बोली, सुनीता जी, क्या हुआ जी, किसका फ़ोन है? अनुभव जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, अनुभव जी, सीएम सर का फ़ोन। सीएम का फ़ोन सुनकर सुनीता जी भी हैरान हो गई, पर फिर उन्होंने फ़ोन उठाने के लिए कहा। अनुभव जी ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो उधर से प्रदीप जी बोले, प्रदीप जी, नमस्कार अनुभव जी। अनुभव जी, नमस्कार सर। प्रदीप जी, जानते हैं ऐसे हमारे अचानक फ़ोन करने से आप हैरान हो गए होंगे, पर हमें आपसे कुछ बात करनी थी, तो क्या हम आपसे मिल सकते हैं? अनुभव जी, जो उनकी बातें सुनकर हैरान थे, वो खुद को संभाल बोले, अनुभव जी, जी ज़रूर, आप बता दीजिए कहाँ मिलना है, हम वहाँ आ जाते हैं। प्रदीप जी, आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो हम आपके घर पर ही आ जाते हैं। अनुभव जी, जी ज़रूर, हमें बहुत खुशी होगी अगर इस राज्य के सीएम हमारे घर आए। अनुभव जी की बात सुनकर प्रदीप जी बोले, प्रदीप जी, हम राज्य के सीएम बनकर नहीं, आपके दोस्त और एक बेटे के बाप बनकर आएंगे। अनुभव जी, जी, हम समझे नहीं। प्रदीप जी, सारी बातें फ़ोन पर नहीं कर सकते हम, वहाँ आकर आपको समझाते हैं। अनुभव जी, जी ठीक है, आप आ जाइए, हम आपका इंतज़ार करते हैं। ठीक है बोलकर प्रदीप जी ने फ़ोन रख दिया। अनुभव जी ने सारी बातें सुनीता जी को बताई तो वो भी परेशान हो गई कि इतने बड़े आदमी और राज्य के सीएम उनसे क्या बात करना चाहते हैं, वो भी उनके घर पर आकर। पर कहीं ना कहीं अनुभव जी को अंदेशा था कि वो क्या बात करना चाहते हैं। प्रदीप जी की बातें सुनकर, खासकर जब उन्होंने कहा कि एक बेटे का बाप बनकर वो उनके घर आएंगे, तो कहीं ना कहीं अनुभव जी समझ गए थे। अब इतना तजुर्बा तो जिंदगी का उन्हें भी था ही, पर वो अभी सुनीता जी के सामने कुछ नहीं बोलना चाहते थे। अगर वो गलत हुए तो यही सोचकर उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। उन्होंने सुनीता जी की तरफ देखा और बोले, अनुभव जी, आप चाय नाश्ते की तैयारी कीजिए और गौरी को बोलना कि वो तैयार हो जाए और आज कहीं जाए नहीं। उनकी बात सुनकर सुनीता जी हैरानगी से बोली, सुनीता जी, गौरी को क्यों तैयार होने के लिए बोलना है? उसका इससे क्या नाता? अनुभव जी, अरे वो राज्य के सीएम हैं और पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, तो क्या उनसे ऐसे ही मिल लेंगे? और गौरी को तो आप जानती है ना, उन्हें अपना आदर्श मानती है, उन्हें देखेगी तो खुश हो जाएगी। सुनीता जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर गौरी के कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप जी ने फोन रखा तो अंजना जी उनकी तरफ से देख रही थी। बोली, अंजना जी, आप हमें बताएंगे कि आप बात क्या है और यह अनुभव जी कौन है और
आप उनसे मिलने क्यों जा रहे हैं? प्रदीप जी ने उनकी तरफ देखा और बोले, प्रदीप जी, सिर्फ हम ही नहीं, आप भी हमारे साथ चल रही हैं। अंजना जी, हम क्यों? और हम तो जानते भी नहीं उन्हें। प्रदीप जी उनके करीब बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथों में पकड़कर बोले, प्रदीप जी, अंजू। प्रदीप जी प्यार से अंजना जी को अंजू बोलते थे। अभी हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं, पहले हमारी बात ध्यान से सुनना फिर कुछ बोलना। अंजना जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो प्रदीप जी बोले, प्रदीप जी, हमने शिवांश के लिए एक लड़की पसंद की है। उनकी बात सुनकर अंजना जी हैरान हो गई और कुछ बोलने को हुई, पर प्रदीप जी उन्हें बीच में रोकते हुए बोले, प्रदीप जी, पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए। हमें पता है शिवांश अभी शादी नहीं करना चाहते, पर हम चाहते हैं कि अब उनकी शादी हो जाए ताकि वो फिर कभी घर छोड़कर ना जाएं। हाँ, मानते हैं हम उनसे गुस्सा है, नाराज़गी है हमें उनसे, पर हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, यह भी आपको पता है। और अब हम चाहते हैं कि हमारा बेटा हमेशा हमारे पास, हमारी आंखों के सामने रहे। और रही बात उस लड़की की, तो वो बहुत अच्छी है, दिखने में भी खूबसूरत है। हम उनसे मिल चुके हैं, पता है पहली नज़र में देखते ही वो हमें हमारे शिवांश के लिए पसंद आ गई थी। गौरी नाम है उनका। देखना आपको भी वो पहली नज़र में ही पसंद आ जाएगी। वो लड़की हमारे शिवांश और इस घर को संभालने के लिए परफेक्ट है। अंजना जी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। वो प्रदीप जी के चेहरे की चमक और देख सकती थी। उन्हें बस यही डर लग रहा था कि अगर शिवांश ने इस बारे भी उनकी बात नहीं मानी तो दोनों बाप बेटी का रिश्ता और खराब हो जाएगा और नाराज़गी गुस्सा इन दोनों के बीच और भी बढ़ जाएगा। पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने सोच लिया था कि वो खुद शिवांश से बात करेंगी और इस शादी के लिए मनाएंगी। दोनों पति पत्नी घर से निकल पड़े ठाकुर हाउस जाने के लिए। 1 घंटे बाद प्रदीप जी की गाड़ी ठाकुर हाउस के सामने जाकर रुकी। ड्राइवर ने पीछे का दरवाज़ा खोला तो प्रदीप जी चेहरे पर मास्क लगाए बाहर आए। उनके पीछे ही अंजना जी भी गाड़ी से बाहर आई। उन्होंने भी चेहरे पर मास्क लगा रखा था। आज वो अपनी सीएम वाली गाड़ी में नहीं बल्कि अलग गाड़ी में आए थे। उनके सिक्योरिटी उनके आसपास ही थी। भेष बदलकर उनकी रक्षा करने के लिए वो घर के दरवाजे पर गए और बेल बजाई। अनुभव जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने प्रदीप जी को देखकर हाथ जोड़े और फिर अंजना जी को देखकर भी हाथ जोड़े। उन्हें अंदर आने के लिए कहा। दोनों पति पत्नी अंदर आए। प्रदीप जी ने अनुभव जी को देखा और बोले, प्रदीप जी, माफ़ करना, ऐसे मास्क लगाकर आना पड़ा, पर क्या करें, हमारा पड़ ही ऐसा है कि कहीं भी खुलेआम नहीं घूम सकते। अनुभव जी, जी हम समझते हैं, आइए बैठिए। यह बोल उन्होंने प्रदीप जी और अंजना जी को सोफे पर बिठा दिया। तभी सुनीता जी भी किचन से पानी लेकर बाहर आ गई। उन्होंने भी दोनों को नमस्कार बोला और पीने के लिए पानी दिया। दोनों ने पानी पिया तो सुनीता जी गिलास लेकर किचन में जाने लगी तो प्रदीप जी उन्हें देखकर बोले, प्रदीप जी, भाभी जी बैठिए, कुछ बात करनी है और हम चाहते हैं कि वो बात आप दोनों पति पत्नी के सामने हो। उनकी बात सुनकर सुनीता जी बैठ गई। तभी गौरी जो किचन में थी चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। उसे देख प्रदीप जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं अंजना जी एकटक गौरी को देख रही थी। नीले रंग का अनारकली सूट बालों को गूंथकर चोटी बनाकर एक कंधे पर रखी हुई थी। आंखों में काजल, होठों पर लिप बाम, हाथों में सूप से मैचिंग चूड़ियां और कोई भी मेकअप नहीं किया था जैसे आजकल की लड़कियां करती है। पर उस सादगी में भी वो बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। अंजना जी तो उसकी खूबसूरती और मासूमियत में ही कहीं खो सी गई। गौरी के नमस्ते बुलाने पर वो होश में आई। उन्होंने गौरी को अपने पास बुलाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, अंजना जी, आप बहुत प्यारी हैं। उनकी बात सुनकर गौरी मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान देखकर तो अंजना जी और भी खुश हो गई। इतनी प्यारी मुस्कान थी गौरी की कि कोई उसकी मुस्कान पर अपना दिल हार दे। गौरी ने उन्हें चाय दी और एक तरफ जाकर अपनी मम्मी के पीछे खड़ी हो गई। तभी प्रदीप जी ने गौरी की तरफ देखा और बोले, प्रदीप जी, शायद आपने हमें पहचाना नहीं बेटा, हम 2 दिन पहले आपको मिले थे।
सनशाइन होटल के बाहर जब आपने उन अनजान महिला की मदद की थी। उनकी बात सुनकर गौरी मुस्कुराई और बोली, गौरी, ऐसा नहीं है अंकल, हमने आपको पहचान लिया था और वैसे भी आपको कोई चाहकर भी भूल नहीं सकता। आप हमारे राज्य के सीएम हैं। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी मुस्कुरा दिए। फिर अनुभव जी की तरफ देखकर बोले, प्रदीप जी, पर आज हम एक सीएम की हैसियत से नहीं बल्कि एक बाप होने के नाते आए हैं। अनुभव जी, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। उम्मीद है आप हमें मना नहीं करेंगे। उनकी बात सुनकर अनुभव जी ने एक नज़र अपनी पत्नी सुनीता जी की तरफ देखा और बोले, अनुभव जी, जी कहिए, हम आपके कुछ काम आ सके, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। प्रदीप जी, सौभाग्य तो हमारा होगा अगर आपने हमारी बात मान ली और जो हम चाहते हैं वो हमें दे दिया तो। अनुभव जी, जी बोलिए। प्रदीप जी ने अंजना की तरफ देखा तो उन्होंने पलकें झपकाई और बोलने का इशारा किया तो प्रदीप जी बोले, प्रदीप जी, दरअसल हम आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे शिवांश के लिए मांगने आए हैं। उनकी बात सुनकर यहाँ अनुभव जी और सुनीता जी हैरान होने के साथ साथ खुश भी थे। वहीं गौरी के तो होश उड़ गए। वो तो पहले अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करना चाहती है और कहाँ उसकी शादी की बात चल रही है। उसने अपने माँ बाप की तरफ देखा जिनकी आंखों में एक खुशी थी, जिसे महसूस कर गौरी चुपचाप वहां से किचन में चली गई। अनुभव जी ने उसे जाते हुए देखा और फिर प्रदीप जी को देखकर बोले, अनुभव जी, जी यह तो हमारा सौभाग्य होगा कि हमारी बेटी आपके इतने बड़े घर की बहू बने, पर हम कुछ भी कहने से पहले अपनी बेटी और बेटे से बात करना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी जवाब देते हुए बोले, प्रदीप जी, जरूर जरूर, आप बात कर लीजिए और फिक्र मत कीजिए। आपकी बेटी को हम कभी कोई परेशानी नहीं आने देंगे और उसके जो भी सपने हैं वो शादी के बाद भी पूरी कर सकती है। अनुभव जी को यह सुनकर खुशी हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को इशारा किया तो वो दोनों उठकर किचन की तरफ चले गए। यहाँ पर गौरी खड़ी कुछ सोच रही थी। अनुभव जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और अपनी तरफ घुमाया। तभी सुनीता जी उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, सुनीता जी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि घर बैठे बिठाए हमारी बच्ची को इतना अच्छा मिल गया। हम तो कहते हैं कि उन्हें हाँ कर देते हैं। इतना घर परिवार है, हमारी बच्ची सुखी रहेगी। गौरी कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाए खड़ी रही। अनुभव जी ने उसके चेहरे को हाथों में भरकर ऊपर किया और उसे देखते हुए बोले, अनुभव जी, प्रदीप जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका परिवार भी उनके जैसा ही अच्छा होगा, यह हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आप शादी के बाद भी अपने सपने पूरे कर सकती हैं। वो आपका पूरा ध्यान रखेंगे। फिर भी आप बताओ बेटा, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। गौरी ने उनकी तरफ देखा और बोली, गौरी, हम क्या बोले पापा, जैसा आप लोगों को ठीक लगे यह बोल। उसने फिर से नजरें झुका ली। वो ना बोलना चाहती थी, पर उसने अपने माँ और बाप के चेहरे पर खुशी महसूस की तो वो ना नहीं बोल पाई। अनुभव जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, अनुभव जी, ठीक है तो फिर मैं एक बार साकेत से बात कर लेता हूँ। एक बार उससे भी जान लेते हैं वो क्या कहता है। यह बोले उन्होंने साकेत को फ़ोन किया और सारी बात उसे बताई। तभी दूसरी तरफ से साकेत बोला, साकेत, जैसा आपको ठीक लगे पापा, पर एक बार गौरी से पूछ लेना कि वो क्या चाहती है। अगर उसकी हाँ है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। साकेत से बात करने के बाद अनुभव जी ने फ़ोन रख दिया और गौरी के सिर पर हाथ फेर वो बाहर प्रदीप जी और अंजना जी के पास चले गए। साकेत से बात करने के बाद अनुभव जी बाहर प्रदीप जी और अंजना जी के पास आए। प्रदीप जी ने उन्हें देखा तो बोले, प्रदीप जी, तो बताइए अनुभव जी, क्या फैसला लिया आपने। अनुभव जी, जी हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके खानदान से रिश्ता जोड़ना तो हमारा सौभाग्य होगा। हमारी बेटी आपके खानदान की बहू बनेगी, इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती हमारे लिए। पर हम एक बार आपके बेटे से मिलना चाहते हैं। बुरा मत मानना, लेकिन क्या करें, एक बेटी के बाप हैं तो इसलिए। प्रदीप जी, अरे नहीं नहीं अनुभव जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आपका पूरा हक है सब जानने का। तो ठीक है, हम किसी दिन अपने बेटे को आप सबसे मिलवा देते हैं और इसी बहाने दोनों बच्चे भी आपस में मिल लेंगे। आखिर इन्हें एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बितानी है,
तो एक दूसरे को जानेंगे और समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा अनुभव जी। जी बिल्कुल सही कहा। तभी सुनीता जी गौरी को साथ लेकर बाहर आई। अंजना जी उठी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, अंजना जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। जैसे आप इस घर में रहती हैं वैसे ही आप उस घर में रहेंगी। हम आपको बहू नहीं बेटी बनाकर लेकर जाएंगे। वैसे भी हमें हमेशा एक बेटी की चाहत थी और आपको पाकर वो चाहत भी पूरी हो गई। अब तो बस जल्दी से आपको अपनी बेटी बनाकर घर लेकर जाना है। यह बोलकर उन्होंने प्यार से गौरी का माथा चूम लिया। कुछ देर बाद प्रदीप जी और अंजना जी सबसे विदा लेकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद गौरी भी अपने कमरे में चली गई। अनुभव जी ने सुनीता जी को देखकर कुछ इशारा किया तो वो हाँ में गर्दन हिलाकर ऊपर गौरी के रूम की तरफ बढ़ गई। उन्होंने देखा कि गौरी खिड़की के पास खड़ी कुछ सोच रही थी। सुनीता जी उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। गौरी ने उनकी तरफ देखा तो सुनीता जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठाकर खुद उसके पास बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, सुनीता जी, जानते हैं सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है, पर अपने माँ बाप पर भरोसा रखिए, वो आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। और वैसे भी अभी आपके पापा ने कहा ना कि वो पहले लड़के से मिलना चाहते हैं और देखना अगर उन्हें लड़का आपके लिए सही नहीं लगा तो वो आपकी शादी कभी भी वहाँ नहीं होने देंगे। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, गौरी, जानते हैं माँ, और हम यह भी जानते हैं आप और पापा हमारे लिए जो भी फैसला लेंगे सोच समझ कर ही लेंगे। सुनीता जी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से उसका माथा चूम लिया। फिर सुनीता जी वहाँ से चली गई और गौरी भी अपनी पढ़ाई करने बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ शिवांश जो अपने कैबिन में बैठा अपना काम कर रहा था, पर बार बार उसकी आंखों के सामने गौरी का चेहरा आ रहा था, जिस वजह से वह बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो चाहकर भी गौरी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए जब उसे गुस्सा आने लगा था, उससे सहन नहीं हो रहा था कि एक लड़की की वजह से वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा, वो भी उस लड़की की वजह से जिसे वो जानता तक नहीं, ना उससे उसका नाम पता है और ना ही कभी उससे मिला है। आखिर में गुस्से में आकर उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और आंखें बंद कर सिर पीछे सीट पर टिका कर बैठ गया। मयंक जो कब से उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को देख रहा था, उसे ऐसे गुस्से में देख बोला, मयंक, क्या हुआ सर? आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? शिवांश ने उसकी बात सुनी और बिना उसकी तरफ देखे बोला, शिवांश, तुझे कितनी बार कहा है, तू दुनिया के लिए बेशक मेरा असिस्टेंट है, पर मेरे लिए सबसे पहले तू मेरा दोस्त है, इसलिए बाहर ना सही अकेले में मुझे मेरे नाम से बुलाया कर। उसकी बात सुनकर मयंक मुस्कुरा दिया और बोला, मयंक, अच्छा फिर बता क्या हुआ, क्यों इतना परेशान है? शिवांश ने उसकी तरफ देखा और उसे सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर मयंक हैरान हो गया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मयंक, इसका मतलब जो इंसान लड़कियों से 10 फीट दूर रहता है, अपने आसपास किसी लड़की को भटकने तक नहीं देता, उसे प्यार हो गया, वो भी उस लड़की से जिसका वो नाम तक नहीं जानता और ना ही कभी उससे मिला है। प्यार शब्द सुनकर शिवांश ने प्रश्नवाचक निगाहों से मयंक की तरफ देखा तो वो उसे देखते हुए बोला, मयंक, ऐसे क्या देख रहा है? तुझे प्यार हो गया है मेरे यार? उसकी बात सुनकर शिवांश उसे घूरते हुए बोला, शिवांश, ऐसा कुछ नहीं है, यह प्यार मोहब्बत सब बकवास चीजें हैं, टाइम खराब करने की बातें हैं यह, और मुझे कभी प्यार नहीं हो सकता, मैं कभी इन चक्रों में नहीं पड़ने वाला, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, या फालतू की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। चल अब घर जाना है, माँ ने जल्दी आने को बोला था। यह बोल वो उठा और कैबिन के बाहर जाने लगा। वहीं मयंक भी उसके पीछे चलते चलते खुद से बोला, मयंक, प्यार किया नहीं जाता, बस हो जाता है, और
जिस हिसाब से तूने मुझे बताया है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि तुझे प्यार हो गया है, पर तुझे उसका एहसास नहीं है। पर जिस दिन तुझे एहसास हुआ उस दिन तू 1 मिनट भी अपने प्यार से दूर नहीं रह पाएगा। यह बोल वो भी शिवांश के पीछे चलने लगा, इससे बेखबर की जो बातें वो धीरे से खुद से कर रहा था वो सभी शिवांश ने सुन ली थी, पर वो कुछ बोला नहीं। दोनों गाड़ी में बैठे और घर की तरफ निकल गए। वहीं प्रदीप जी और अंजना जी लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। दादी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी अंजना जी प्रदीप जी को देख बोली, अंजना जी, हम रुद्र से इस बारे में कैसे बात करेंगे? आपको पता है ना कि वो कितने गुस्से वाला है। यह बात सुनकर वो बहुत गुस्सा करेंगे। प्रदीप जी ने उनके हाथ पर हाथ रखा और बोले, प्रदीप जी, आप फिक्र मत कीजिए, उनसे कैसे बात करनी है वो हम कर लेंगे। आप तो बस शादी की तैयारियां कीजिए। हम बस चाहते हैं कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। अंजना जी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। पर वो जानती थी शिवांश की मर्जी के बिना उसका रिश्ता तय करना गलत है और यह बात पता चलते ही वो बहुत गुस्सा करेंगे, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उन्हें अपने पति की बात माननी ही थी। रात समय सब डिनर कर अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे, पर शिवांश टेरेस पर खड़ा आंखें बंद कर ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा था। बाहर से वो जितना शांत दिखाई दे रहा था उसके अंदर उतना ही तूफान मचा हुआ था। वो चाहकर भी गौरी को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। आज सब मयंक ने उससे पूछा कि क्या उसे गौरी से प्यार हो गया है, तो उसकी बात सुनकर उसका दिल बहुत जोरों से धड़क उठा था। हाँ, उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया और मयंक को भी मना कर दिया, पर वही जानता है कि उस समय उसके दिल में कैसे एहसास पैदा हो रहे थे। अभी वो आंखें बंद कर खड़ा बस यही सोच रहा था। आंखों के सामने अभी भी गौरी का चेहरा घूम रहा था। उसने आंखें खोली और बेचैनी से सामने देखते हुए बोला, शिवांश, कौन है आप? क्यों हम आपको अपने ख्यालों से नहीं निकाल पा रहे? आज तक हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, पर जब से आपको देखा है हमारे दिल में अलग से एहसास पैदा हो रहे हैं आपके लिए, जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे या फिर समझकर भी समझना नहीं चाहते। दिमाग कह रहा है भूल जाएं आपको, पर दिल दिल आपको एक और बार देखने का तलबगार है। हमने हमेशा अपने दिमाग की सुनी है, पर इस बार ऐसा नहीं कर पा रहे। इस बार हम मन अपने दिल की सुनने को चाह रहा है, जो कि हमारे स्वभाव के बहुत उल्टा है। बहुत उलझ गए हैं हम, समझ नहीं आ रहा क्या करें। यह बोल उसने फिर से आंखें बंद कर ली। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, पर आंखें बंद करते ही एक फिर आंखों के सामने गौरी का चेहरा आ गया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी और गुस्सा भी शांत हो गया। तभी उसे अपने पास किसी का एहसास हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो प्रदीप जी वहां खड़े सामने देख रहे थे। शिवांश ने उन्हें देखा और फिर सामने देखने लगे। तभी प्रदीप जी सामने देखते हुए बोले, प्रदीप जी, याद है बचपन में आप यहीं आकर खड़े होते थे, पर हाइट छोटी होने के कारण सामने देख नहीं पाते थे, इसलिए हमें गोद में उठाने की जिद करते थे। जब हम आपको गोद में उठाते थे तो आप ऐसे ही आंखें बंद कर इन हवाओं को महसूस करते थे जैसे अभी कर रहे हैं। जानते हैं आपके साथ सख्त हो जाते हैं। हम चाहते थे कि आप हमारी तरह राजनीति में आए और हमारे जैसे ही जनता की सेवा करें, पर जब आपने हमारी बात ना मानकर बिजनेस शुरू करने का बोला था तो सच कहते हैं हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। पर इसका मतलब यह नहीं था कि हम आपसे नफरत करेंगे क्योंकि आपने हमारी बात नहीं मानी। हमें गर्व है आप पर कि आपने अपने दम पर बिजनेस शुरू किया और आज उसे इस मुकाम तक लाए हैं कि भारत देश ही नहीं, हर देश में लोग आपको जानते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। जब भी कोई हमारे सामने आपकी कामयाबी की तारीफ करता है तो हमारा सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। मानते हैं, जताते नहीं, पर हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं जैसे आप करते हैं हमसे, पर जताते नहीं। आपको क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा कि आपने हमारी सिक्योरिटी के लिए सीक्रेटली गार्ड्स हमारे पीछे लगा रखे हैं? पिता हैं हम आपके, सब जानते हैं आपके बारे में। उनकी बात सुनकर
शिवांश बिना उनकी तरफ देखे, बिना किसी भाव के बोला, शिवांश जब आप सब जानते हैं तो फिर बताने और जताने से क्या फर्क पड़ता है। हमारे अपने सही सलामत हैं और हमारे साथ हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। प्रदीप जी, यह भी सही है। वैसे भी आप हमारे जैसे ही हैं, बताने और जताने से ज़्यादा अपना फर्ज निभाने में विश्वास रखते हैं। वैसे हम यहाँ आपसे एक ज़रूरी बात करने आए थे। यह बोल वो शिवांश की तरफ देखने लगे। उनकी बात सुनकर शिवांश ने भी उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर संजीदगी के भाव देख वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप उनकी तरफ देखने लगा। तभी प्रदीप जी उसे देखते हुए बोले, प्रदीप जी, आपको पता है आप राजस्थान के कुंवर शाह हैं और आगे जाकर आपको हुकुम शाह की गद्दी पर बैठना है, जिससे आप वारिश भी हैं। यह बात हर कोई जानता है। यह तभी होगा जब आपकी शादी हो जाएगी शिवांश, पर हम अभी शादी नहीं करना चाहते। हम यह नहीं कह रहे कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, पर अभी हम सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं। प्रदीप जी की बात काटकर शिवांश बोला तो उसकी बात सुनकर प्रदीप जी बोले, प्रदीप जी, पर आपको अभी शादी करनी पड़ेगी। आपकी बुआ साह आपकी शादी अपनी देवरानी की बेटी से करवाना चाहती है और वो ऐसा क्यों चाहती है यह हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनके क्या इरादे हैं इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं हम। एक पल के लिए हम आपकी शादी उनकी पसंद की लड़की से करवा ही दें, क्योंकि अच्छा खानदान है और हमारे बराबर का भी है, पर उनके इरादे अच्छे नहीं हैं और हमें हमें आपके लिए ऐसी लड़की चाहिए जो इस घर के साथ साथ आपको भी संभाल पाए। आगे चलकर आपके साथ उस लड़की को भी हुक्मरानी शाह की गद्दी पर बैठना है तो उसमें वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो उस गद्दी की जिम्मेदारी को संभाल सके और उसकी गरिमा को बनाए रखे। इसलिए हमने आपके लिए एक लड़की देखी है जो हमें इन सारी जिम्मेदारियों को निभाने के काबिल लगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप कल हमारे साथ उनसे मिलने चलें ताकि आप उन्हें मिल सकें और मैं, क्योंकि ज़िंदगी आप दोनों को एक साथ बितानी है, बाकी आप पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। उनसे मिलने के बाद आपका जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। चलते हैं अब, आप भी नीचे जाकर सो जाइए, रात बहुत हो गई है। कल शाम को उनसे मिलने जाना है, भूलिएगा मत। यह बोलकर प्रदीप जी वहाँ से चले गए। साथी का नाम सुनते ही शिवांश की आंखों के सामने गौरी का चेहरा आ जाता है, पर वो कुछ बोलता नहीं, बस अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लेता है। किसी और से शादी का सोच शिवांश को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यह क्यों है उसे खुद नहीं पता। प्रदीप जी के जाते ही वो बहुत जोर से पास की दीवार पर एक मुक्का मारता है और दांत पीसते हुए गुस्से से बोलता है, शिवांश, क्यों क्यों नहीं समझ रहे आप, हमें शादी नहीं करनी। इस समय वो गुस्से से हाफ रहा होता है। वो आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करता है, पर आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने एक बार फिर गौरी का चेहरा आ जाता है। शिवांश के हाथ रेलिंग पर कस जाते हैं। वो ऐसे ही आंखें बंद किए ही खुद से बोलता है, शिवांश, कौन है आप? क्यों हमें यह अजीब से एहसास हो रहे हैं? शादी की बात सुनते ही आपका चेहरा क्यों हमारी आंखों के सामने आ गया? क्यों इस शादी की बात सुनकर हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम आपसे दूर हो रहे हैं? अगर मयंक की बात सच है और हमें सच में आपसे मोहब्बत हो गई है तो सच कहते हैं, हम आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रहेंगे, पर उससे पहले हमें इस शादी के झमेले को ख़त्म करना होगा। ऐसे ही खुद से बहुत सारी बातें करने के बाद शिवांश अपने रूम में चला गया। अगला दिन ठाकुर हाउस प्रदीप जी ने कल ही फ़ोन कर अनुभव जी को बता दिया था। आज वो लोग होटल में मिलने वाले थे ताकि अपने गौरी और शिवांश आपस में मिल सकें और वो लोग आगे की बात कर पाएं। प्रदीप जी और अंजना जी को गौरी बेहद पसंद थी, पर वो लोग जानना चाहते थे कि शिवांश उनकी पसंद के बारे में क्या कहता है। वहीं अनुभव जी ने रिश्ते के लिए अभी तक हाँ नहीं कहा था। भले ही प्रदीप जी सीएम थे और वो उन पर और उनके परिवार पर आंख बंद कर भरोसा कर सकते थे, पर फिर भी थे तो वो एक बाप ही जो अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा लड़का चाहते थे।
जो उनकी बेटी को हमेशा खुश रखे और हर मुश्किल से बचाए। वैसे तो उन्होंने शिवांश सूर्यवंशी का नाम सुना है, आए दिन न्यूज चैनल और अखबार में उसका नाम आता रहता था, पर फिर भी वो उससे एक बार देखकर मिलकर तसल्ली करना चाहते थे। शाम का समय अनुभव जी और सुनीता जी गौरी के साथ होटल जाने के लिए निकल पड़े थे। साकेत उनके साथ नहीं जा रहा था क्योंकि उसे हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और अनुभव जी उसके पास बैठे थे। सुनीता जी और गौरी पीछे बैठे हुए थे। गौरी का ध्यान खिड़की से बाहर था। वो बहुत नर्वस फील कर रही थी। यह हर लड़की के साथ होता है, इस समय में एक घबराहट और बेचैनी दिल में होती ही है। कुछ देर बाद वो लोग होटल पहुंच गए। यह राजस्थान का सबसे बड़ा होटल था और सबसे बड़ी बात यह होटल शिवांश का ही था। आज के दिन के लिए यह होटल प्रदीप जी ने खाली करवा दिया था। वो अभी नहीं चाहते थे कि किसी को इस बारे में पता चले, क्योंकि नाम उसकी शोहरत की वजह से उसके काफ़ी दुश्मन थे और सबसे बड़ी बात, वो हुकुम शाह की गद्दी पर बैठने वाला था, जिस वजह से उसके दुश्मनों की संख्या और भी ज़्यादा थी, क्योंकि हर कोई उस गद्दी को पाना चाहता था, जो कि शिवांश के रहते मुमकिन नहीं था। इसलिए बहुत लोग उसे मारने के लिए मौके की तलाश में थे। प्रदीप जी और अंजना जी दरवाजे पर ही खड़े थे, उन लोगों का स्वागत करने के लिए। यह देख अनुभव जी बहुत खुश हुए। राज्य के सीएम इतने बड़े इंसान उनका स्वागत करने के लिए खुद दरवाजे पर खड़े थे। गौरी ने प्रदीप जी और अंजना जी के पांव छुए और आशीर्वाद लिया। प्रदीप जी और अनुभव जी भी आपस में मिले और अंजना भी सुनीता जी से गले मिली। फिर सब लोग वहां से अंदर प्राइवेट एरिया की तरफ बढ़ गए। यहाँ पर बैठने का इंतजाम किया गया था। सब लोग बैठे और बातें करने लगे। प्रदीप जी अनुभव जी को देखकर बोले, प्रदीप जी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पहुँचने में? अनुभव जी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रदीप जी, साकेत बेटा नहीं आए? अनुभव जी, उन्हें हॉस्पिटल में एक केस की वजह से रुकना पड़ा, वरना वो भी आते। प्रदीप जी, कोई बात नहीं, काम भी जरूरी है। फिर दोनों बातें करने लगे। वहीं गौरी बस सिर झुकाए बैठी सबकी बातें सुन रही थी। तभी कुछ वेटर्स नाश्ता और खाने पीने की बाकी सारी चीजें लेकर आ गए। तभी एक सर्वेंट से थोड़ा सा जूस सर्व करते समय गौरी के कपड़ों पर गिर गया। यह देख प्रदीप जी और अंजना जी ने उस सर्वेंट को डांटा। सर्वेंट ने उन्हें सॉरी कहा तो गौरी ने सौम्य सी मुस्कान देकर उसे इट्स ओके कहा और फिर अपनी माँ की तरफ देख बोली, गौरी, मम्मा, हम यह साफ करके आते हैं। सुनीता जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो गौरी उस वेटर को बाथरूम का पुश उस तरफ बढ़ गई। तभी होटल के अंदर आ रहे शिवांश की नज़र उस पर पड़ी तो वो बहुत गौर से उसे देखने लगा, पर गौरी की पीठ उसकी तरफ थी। पर शिवांश ने एक तरफ से उसका थोड़ा सा चेहरा देख लिया था, जिसे देख उसकी धड़कनें बढ़ गई और आंखों के सामने एक बार फिर गौरी का चेहरा घूमने लगा। वो वहीं खड़ा होकर उस तरफ देखता रहा। यहाँ से गौरी गई थी। तभी मयंक, जो उसके साथ ही था, उसने उसे ऐसे खड़े देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे वो होश में आया और अपने ख्यालों को झटक अंदर की तरफ बढ़ गया। उसे लगा कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही गौरी के बारे में सोच रहा है, इसलिए उसे वो दिखाई दे रही है। पर उसे नहीं पता था कि इतने दिनों से जिस लड़की ने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा किया हुआ है, जो उसके ख्यालों में आकर उसे बेचैन कर रही है, उसे देखने और उससे मिलने के लिए ही उसके घर वालों ने उसे यहाँ बुलाया है। वो लोग प्राइवेट एरिया में गए। यहाँ सभी लोग बैठे हुए थे। शिवांश को देख प्रदीप जी बोले, प्रदीप जी, लो, शिवांश भी आ गए। उनकी बात सुनकर अनुभव जी और सुनीता जी भी उनकी तरफ देखने लगी। वो लोग उसे देख अपनी सीट से खड़े हो गए तो शिवांश ने आगे बढ़कर उनके पांव छू लिए। अनुभव जी और सुनीता जी के चेहरे पर यह देखकर मुस्कान आ गई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उन्हें बहुत अच्छा लगा यह देखकर कि इतना बड़ा इंसान पर अपने संस्कार नहीं भूला था। शिवांश जाकर एक तरफ सोफे पर बैठ गया। उसके सी मयंक भी था। मयंक ने भी उनके पांव छुए और शिवांश के साथ सोफे पर बैठ गया। प्रदीप जी ने मयंक की तरफ इशारा किया और बोले, प्रदीप जी,
यह मयंक है, शिवांश के दोस्त और उनके पीए। हमारे लिए यह शिवांश के जैसे ही हैं। उनकी बात सुनकर मयंक मुस्कुरा दिया। प्रदीप जी ने अनुभव जी की तरफ देखा और बोले, प्रदीप जी, चलिए अब आप शिवांश से बात कर लीजिए और अपनी तसल्ली कर लीजिए कि इनके साथ शादी कर आपकी गौरी खुश रहेगी कि नहीं। उनकी बात सुनकर अनुभव जी मुस्कुरा दिए और बोले, अनुभव जी, ऐसी बात नहीं है प्रदीप जी। आपके परिवार पर और आप पर तो हम आंख बंद कर भी भरोसा कर सकते हैं, पर क्या करें, हमारी लाडो हमारी गौरी को लेकर हम कुछ ज़्यादा ही चिंतित हो जाते हैं। वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, बस हर समय दूसरों की मदद करने में लगी रहती है, चाहे उसके लिए उनकी खुद की जान को खतरे में पड़ जाए। बस इसलिए उनके लिए ऐसा साथी चाहते हैं जो उन्हें संभाल पाए। जैसे हम उन्हें पलकों पर बिठा कर रखते हैं, वो भी उन्हें वैसे ही पलकों पर बिठा कर रखें। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी मुस्कुरा दिए। वहीं शिवांश का दिल तो गौरी का नाम सुनकर ही तेजी से धड़कने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। इस लड़की के बारे में सोचकर और इसका नाम सुनकर उसे वैसे ही एहसास हो रहा है जैसे उसे उस लड़की के बारे में सोचकर होते हैं, जो कि दिनों से उसके दिलों और दिमाग पर छाई हुई है। तभी उनका ध्यान अनुभव जी की बातों से टूटा, जो उसके और उसके काम के बारे में पूछ रहे थे। शिवांश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसका मन यहाँ बैठने का बिल्कुल नहीं कर रहा था, पर अपने पिता की वजह से वो वहीं बैठा रहा और अनुभव जी के सवालों का जवाब देता रहा। गौरी को गए काफ़ी टाइम हो गया था। तभी सुनीता जी बोली, सुनीता जी, गौरी अभी तक नहीं आई, कितना टाइम लग गया उन्हें। उनकी बात सुनकर बाकी सबको भी ध्यान आया कि गौरी को वाकई काफ़ी टाइम हो गया गए हुए। सुनीता जी गौरी की फिक्र करते हुए उठते हुए बोली, सुनीता जी, मैं देख कर आती हूँ। वो वहाँ से जाती उससे पहले ही प्रदीप जी उन्हें देखते हुए बोले, प्रदीप जी, आप रुकिए, शिवांश देख आएंगे और दोनों बच्चों को बात करने का समय भी मिल जाएगा। वैसे भी आगे चलकर इन्हें एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। उनकी बात सबको सही लगी, इसलिए सबने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं शिवांश को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसकी मुट्ठियां गुस्से में भींच गई, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उठकर वहां से उस तरफ चला गया जिस तरफ उसने आते समय गौरी को जाते देखा था। वहीं बाथरूम में गौरी बार बार दरवाजा खटखटा रही थी, जो बाहर से बंद था, पर उसकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। दरअसल गौरी ने अपना ड्रेस साफ किया और फ्रेश होकर जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगी तो देखा किसी ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। गौरी को बंद और अंधेरी जगहों पर डर लगता था। अभी भी वो डरी हुई थी, दरवाज़ा खटखटा रही थी और बार बार दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रही थी। तभी एकाएक बाथरूम की सभी लाइट्स बंद हो गई, जिससे गौरी और भी ज़्यादा डर गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। डर की वजह से उसकी सांसें तेज हो गई थी। तभी शिवांश, जो उस तरफ ही आ रहा था, उसने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी। उसने इधर उधर देखा, पर वहम समझकर उसने अपना सिर झटक दिया। तभी एक बार और उसे दरवाज़ा खटखटाने और किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। उसने देखा तो यह लेडीज बाथरूम था, जो बाहर से बंद था। तभी एक बार और किसी लड़की के पुकारने की आवाज़ आई, जो थोड़ी धीमी थी, जो दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी। शिवांश ने देखा यह आवाज़ बाथरूम के अंदर से ही आ रही थी। तभी उसे याद आया कि जिस लड़की को वो देखने आया है, वो भी तो इसी तरफ आई थी। आगे बढ़कर जल्दी से दरवाज़ा खोला तो गौरी, जो दरवाजे के पास ही खड़ी थी, वो जल्दी से बाहर निकल शिवांश के गले लग गई। शिवांश, जो इसके लिए तैयार नहीं था, वो अपनी जगह पर जम गया। धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। वहीं गौरी, जो उसके सीने से लगी हुई थी, उसकी पकड़ शिवांश बहुत मजबूती थी। डर की वजह से उसका शरीर कांप रहा था, जिसे महसूस कर शिवांश ने खुद को संभाला और उसे खुद से अलग करते हुए बोला, शिवांश, एक्सक्यूज मी, आप ठीक हैं?
तभी उसने महसूस किया कि गौरी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। उसने उसे खुद से दूर किया तो वो उसकी बाहों में झुल गई। जैसे ही शिवांश ने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जिस लड़की को इतने दिनों से वो चाहकर भी नहीं भूल पा रहा था, जिससे मिलने के लिए उसका दिल बेचैन हो रहा था, पर अपने सख्त स्वभाव की वजह से वो अपने एहसासों को झुठला रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके माता-पिता ने उसी लड़की को उसके लिए चुना है। यह सोचकर उसका दिल खुशी से झूम उठा, पर वही गौरी को इस हालत में देखकर उसके दिल में एक टिस सी उठी। उसने जल्दी से गौरी को अपनी बाहों में उठाया और मयंक को आवाज देते हुए एक रूम की तरफ भागा, जो इस होटल में हमेशा उसके लिए बुक रहता था। गौरी को अपने सामने देख यहाँ एक तरफ शिवांश को बहुत खुशी हो रही थी, वहीं उसे ऐसे बेहोश देख उसका दिल घबरा गया था। उसने जल्दी से गौरी को अपनी गोद में उठाया और मयंक का नाम चिल्लाते हुए जल्दी से एक रूम की तरफ भागा, जो उसके लिए हमेशा बुक रहता था। वहीं उसके ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब लोग हैरान रह गए और जल्दी से प्राइवेट एरिया से निकलकर उस तरफ भागे। यहाँ से आवाज़ आई थी। सामने का नज़ारा देख सब लोग हैरान परेशान हो गए। सुनीता जी और अनुभव जी जल्दी से शिवांश के पास गए और उसकी बाहों में बेहोश गौरी को देख चिंता करते हुए बोले, सुनीता जी, क्या हुआ गौरी को? यह ऐसे? शिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, वह जल्दी से गौरी को लेकर रूम में चला गया। उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके हाथों को रब करते हुए मयंक से बोला, शिवांश, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। फिलहाल के लिए किसी ने भी कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। सुनीता जी और शिवांश गौरी का एक एक हाथ रब कर रहे थे। अनुभव जी भी खड़े बस परेशान होकर अपनी बेटी को देख रहे थे। वहीं अंजना जी और प्रदीप जी का ध्यान तो बस अपने बेटे पर था, जिसका चेहरा परेशानी और घबराहट से लबरेज था। उसकी आंखों में एक डर दिखाई दे रहा था, पर वो किस वजह से था उन्हें समझ नहीं आया, इसलिए वो लोग शांति से खड़े रहे। तभी एक लेडी डॉक्टर के साथ मयंक अंदर आया। सुनीता जी और अंजना जी को छोड़ बाकी सब बाहर चले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर अंजना जी के साथ रूम से बाहर आई और डॉक्टर ने शिवांश की तरफ देखा और बोली, डॉक्टर, शायद घबराहट की वजह से वो बेहोश हो गई थी, बाकी चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई तो डॉक्टर वहां से चली गई। तभी प्रदीप जी, जो कब से शिवांश को देख रहे थे, वो बोले, प्रदीप जी, बेटा, हुआ क्या था? गौरी ऐसे बेहोश कैसे हो गई? शिवांश ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और होटल के मैनेजर को देख, जो वहीं मौजूद था, अपनी सख्त आवाज में बोला, शिवांश, 5 मिनट के अंदर मुझे होटल का पूरा स्टाफ यहाँ चाहिए। मैनेजर, जो उसे गुस्से में देखकर डर गया, उसने हाँ में गर्दन हिलाई और जल्दी वहां से चला गया। 5 मिनट के अंदर पूरा स्टाफ उसके सामने था। शिवांश ने उन सबको घूर कर देखा और बोला, शिवांश, बाथरूम का दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? आज पूरा होटल लोगों के लिए बंद था, क्योंकि प्रदीप जी ने पूरे होटल को बुक किया था ताकि किसी को भी अभी शिवांश के रिश्ते की बात के बारे में ना पता चले। इसलिए शिवांश को पता था कि यह काम होटल स्टाफ में से ही किसी का है। वहीं उसकी बात सुनकर प्रदीप जी और अंजना जी हैरान रह गए, पर अनुभव जी के चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें आ गई थी। उन सबको चुप देख शिवांश एक बार फिर चिल्लाते हुए बोला, शिवांश, मैंने पूछा किसने दरवाजा बाहर से बंद किया? उसके इस तरह चिल्लाने से पूरा स्टाफ कांप गया। एक पल को अनुभव जी और अंजना जी भी सहम गए, पर मयंक और प्रदीप जी ने उसे एकटक देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक स्टाफ मेंबर डरते हुए सामने आया और धीरे से बोला, स्टाफ मेंबर, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि मैम बाथरूम के अंदर हैं। उसकी बात सुनकर शिवांश ने खींचकर एक थप्पड़ उस इंसान को मारा, जो एक लड़का था। थप्पड़ इतना जोर का था कि वो लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून आने लगा। यह देख अंजना जी ने उन्हें मुंह पर
हाथ रख दिया। वही शिवांश उस लड़के को देखते हुए गुस्से में बोला, शिवांश, तो बंद करने से पहले एक बार चेक नहीं कर सकते थे? अगर आज तुम्हारी गलती की वजह से उन्हें कुछ हो जाता तो? उसे इतने गुस्से में देख प्रदीप जी आगे आए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, प्रदीप जी, शांत हो जाइए बेटा, यह सब एक गलती थी। पर गौरी बिटिया ठीक है अब, इसलिए आप भी शांत हो जाएं। अब अनुभव जी भी आगे आए और रुद्र को देखकर बोले, अनुभव जी, हाँ बेटा, आप शांत हो जाइए। दरअसल गौरी को बंद जगहों और अंधेरों से डर लगता है, घबरा जाती है वो, इसलिए शायद बाथरूम का दरवाजा बंद होने की वजह से वो घबरा गई थी और डर की वजह से बेहोश हो गई। पर आप फिक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगा, पर उसका शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे अभी भी बहुत घबराहट हो रही थी। वो यही सोच रहा था कि अगर वो सही समय पर वहां पहुंच दरवाजा नहीं खोलता और घबराहट की वजह से गौरी को कुछ हो जाता, तो जिस लड़की ने इतने दिनों से उसके दिल और दिमाग पर अपना कब्जा किया हुआ है, जिसका चेहरा आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने आ जाता है, या शायद जिससे पहले नजर में ही शिवांश को प्यार हो गया था, उसे वो बिना पाए ऐसे ही खो नहीं सकता। अभी तो उसे अपने प्यार का एहसास हुआ है, अभी तो उसे उसके साथ शादी करनी है, उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना है, उसके साथ जिंदगी का हसीन सफर तय करना है। उसे वो कैसे कुछ होने दे सकता है, यह बात तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता। कुछ देर बाद सब लोग रूम में मौजूद थे। यहाँ गौरी अभी भी बेहोश बिस्तर पर लेटी हुई थी। अनुभव जी और प्रदीप जी सोफे पर बैठे हुए थे और सुनीता जी और अंजना जी गौरी के पास बिस्तर पर बैठी हुई थी। वहीं शिवांश खिड़की के पास दीवार से लगकर खड़ा बेचैनी से गौरी को ही देखे जा रहा था, जिसे अभी भी होश नहीं आया था। प्रदीप जी का ध्यान उस पर ही था। अपने बेटे को देख वो कुछ कुछ तो समझ गए थे, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जिन्हें उन्होंने जल्दी से छुपा लिया और अनुभव जी के साथ बातें करने लगे। तभी गौरी की आंखें फड़फड़ाने लगी और उसे होश आने लगा। यह देख शिवांश बहुत बेसब्री और बेचैन होकर उसे देखने लगा। गौरी ने धीरे से आंखें खोली और बोली, गौरी, मम्मा। उसकी मीठी आवाज सुनकर शिवांश की आंखें बंद हो गई। उसने कसकर अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। सुनीता जी ने गौरी के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और उसका माथा चूम बोली, सुनीता जी, आप ठीक है लाडो? गौरी, हम ठीक हैं मम्मा। अभी गौरी की नज़र अपने पास बैठी अंजना जी पर गई तो जल्दी से उठने लगी, पर कमजोरी की वजह से उठ नहीं पाई। सुनीता जी ने उसे उठाकर बिठाया और पानी पीने को दिया। गौरी ने थोड़ा सा पानी पिया तो सुनीता जी ने गिलास लेकर टेबल पर रख दिया। अंजना जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, अंजना जी, आप ठीक हैं बेटा? गौरी, जी आंटी, हम ठीक हैं। प्रदीप जी भी आगे आए और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, प्रदीप जी, हमें माफ़ कर दीजिए बेटा, हमारे ही होटल में आपके साथ यह सब हुआ। उनकी बात सुनकर गौरी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, गौरी, आप माफ़ी मत मांगिए अंकल, आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल हम ही हैं जो अंधेरे और बंद जगह से डर जाते हैं। आज भी हम बस दरवाज़ा बंद देख घबरा गए थे, पर फिर एकदम लाइट भी बंद हो गई तो हम डर गए, इसलिए यह सब। यह बोल उसने उदास सी होकर चेहरा झुका लिया। वहीं शिवांश जो वहां खड़ा उसे देख रहा था। गौरी को उदास देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो जाकर गौरी को अपनी बाहों में भर ले और उससे बोले कि उसकी कोई गलती नहीं है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। तभी प्रदीप जी की नज़र उस पर गई तो उसे ऐसे गौरी की तरफ देखते उनके दिमाग में कुछ आया, तो वो अनुभव जी को देख बोले, प्रदीप जी, चलिए अब तो डिनर का भी वक्त हो गया है, तो डिनर कर ही जाइएगा। आइए हम सब डाइनिंग एरिया में चलते हैं। उनकी बात सुनकर अंजना जी ने उसकी तरफ कंफ्यूज नज़रों से देखा तो उन्होंने उन्हें कुछ इशारा किया, जिसे समझकर उन्होंने शिवांश की तरफ देखा, जो अभी भी गौरी को देख रहा था। उनकी बात का मतलब समझ अंजना जी भी सुनीता जी को देख बोली, अंजना जी, जी बहन जी, चलिए डिनर कर लेते हैं। उनकी बात सुनकर सुनीता जी उन्हें देख बोली, सुनीता जी, पर गौरी। अंजना जी, गौरी की फिक्र मत कीजिए आप,
शिवांश है यहाँ पर, वो उनका ख्याल रखेंगे और दोनों बच्चों को आपस में बात करने का भी टाइम मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर सुनीता जी ने अनुभव जी की तरफ देखा तो उन्हें कुछ सोचते हुए मैं गर्दन हिला दी। उसके बाद चारों वहां से बाहर चले गए। मयंक जो वहीं खड़ा था वो शिवांश को देखकर शरारत से बोला, मयंक मैं यहीं रुकूं कि जाऊं? शिवांश ने उसे आंखें दिखाई तो वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अब उस रूम में गौरी और शिवांश अकेले ही थे। गौरी की हिम्मत नहीं हो रही थी नजरें उठाकर सामने देखने की। वो सिर झुकाए वैसे ही बैठी रही। शिवांश धीरे से चलते हुए उसके करीब आया और बेड के पास खड़े होकर उसे देखते हुए बोला, शिवांश अब आपकी तबीयत कैसी है? गौरी ने उसकी बात सुनी तो धीरे से नजरें झुकाए ही बोली, गौरी जी हम ठीक हैं। उसकी मीठी सी आवाज़ सुनकर शिवांश को बहुत अच्छा लगा। उसने एक चेयर ली और बेड के पास रख कर उस पर बैठ गया और गौरी को जुनून और शिद्दत से देखते हुए बोला, शिवांश आपको पता है ना आज आप में और हमारे घर वाले यहाँ क्यों हैं? गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवांश फिर बोला, शिवांश तो आपको मुझसे कुछ पूछना है या मेरे बारे में कुछ जानना हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकती हैं। शिवांश की बात सुनकर गौरी ने ना में गर्दन हिला दी। शिवांश कुछ पल उसे देखता रहा। उसे उसकी आवाज़ सुननी थी पर वो थी कि बोल ही नहीं रही थी, बस गर्दन हिला रही थी। शिवांश उसे कुछ बोलने को हुआ पर तभी किसी ने रूम का दरवाज़ा नॉक किया। शिवांश को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए कम इन कहा तो एक सर्वेंट खाने की ट्रे लेकर अंदर आया। शिवांश के कहने पर सर्वेंट ट्रे छोड़कर वहां से चला गया। शिवांश भी अपनी सीट से खड़ा हुआ और गौरी को देखते हुए बोला, शिवांश हम आंटी को भेजते हैं तब तक आप रेस्ट कीजिए। यह बोल वो नजर भर गौरी को देख वहां से चला गया। उसके जाने के बाद गौरी ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद सब होटल से निकलकर घर की तरफ चले गए। यहाँ अनुभव जी, सुनीता जी और गौरी ठाकुर हौस चले गए। वहीं शिवांश और उसका परिवार सूर्यवंशी महल चले गए। अगले दिन सूर्यवंशी महल प्रदीप जी और अंजना जी के साथ गर्मा जी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। तभी शिवांश सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। उसने सबका आशीर्वाद लिया और गुड मॉर्निंग बोल अपनी चेयर पर बैठ गया। उसके बैठते ही सबने अपना नाश्ता शुरू कर दिया। तभी प्रदीप जी उसे देखते हुए बोले, प्रदीप जी तो क्या सोचा आपने? उनकी बात सुनकर शिवांश ने उनकी तरफ देखा और अनजान बनते हुए बोला, शिवांश किस बारे में? प्रदीप जी गौरी बिटिया से शादी के बारे में। उनकी बात सुनकर शिवांश की आंखों के सामने गौरी का मासूम चेहरा घूम गया। वो तो पहले ही उसकी मोहब्बत में पड़ चुका था पर अपने जज्बातों को किसी के सामने शो नहीं करना चाहता था। इसलिए बिना किसी भाव के अपने पिता को देखते हुए बोला, शिवांश मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मेरी एक शर्त है। उसकी हाँ सुनकर सब लोग खुश हो गए पर उसकी शर्त वाली बात सुनकर असमंजस से उसे देखने लगे। शिवांश ने गहरी सांस ली और अपने पिता को देखते हुए बोला, शिवांश मैं यह शादी सिंपल तरीके से करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता अभी इस शादी के बारे में किसी को पता चले। वजह आप जानते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए इस शादी को सीक्रेट रखा जाए ताकि आने पर मैं खुद सबके सामने इस शादी को अनाउंस कर दूंगा। उसकी बात का मतलब सब लोग समझ रहे थे। शिवांश को आम इंसान नहीं था, एक नंबर 1 बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो राजस्थान की गद्दी का वारिस भी था, जिस वजह से उसके बहुत से दुश्मन थे जो उसे जान से मारना चाहते थे। अगर उन लोगों को शिवांश की शादी का पता चलता तो वो उसे कमज़ोर करने के लिए गौरी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे, जो शिवांश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। इसलिए उसने इस शादी को सीक्रेट रखने के लिए कहा। उसकी बात को समझते हुए प्रदीप जी ने हाँ में गर्दन हिलाई। बोले, प्रदीप जी ठीक है, मैं अनुभव जी से इस बारे में बात करता हूँ और जल्दी पंडित जी से बोलकर सगाई और शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए बोलता हूँ। शिवांश ने कुछ नहीं कहा और अपना नाश्ता कर जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। शिवांश कुछ देर बाद अपने ऑफिस पहुंचा और
सीधा अपने कैबिन में चला गया। मयंक वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था। वो कल से उससे बात करना चाहता था पर टाइम ही नहीं मिला। जिस तरह से कल गौरी की हालत देख शिवांश ने रिएक्ट किया था वो उसके स्वभाव के बिल्कुल उल्टा था, जो मयंक की समझ से बाहर था, इसलिए वो उससे इस बारे में बात करना चाहता था। शिवांश जैसे ही अपने कैबिन में आया, मयंक को वहां देख उसकी आंखें छोटी हो गई। वह उसे इग्नोर किया और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और बिना उसे देखे बोला, जो काम दिया था वो हुआ। मयंक ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और बोला, पहले तू बता, कल वो सब क्या था? इतना गुस्सा तुझे किस बात का आया था? उस सर्वेंट से दरवाज़ा गलती से बंद हुआ था, उसने जानबूझकर नहीं किया था। फिर इतना गुस्सा क्यों किया तूने उस पर? उसकी बात सुनकर शिवांश बिना उसे देखे एक्सप्रेशनलेस चेहरा के साथ बोला, उस इंसान की गलती की वजह से मेरी होने वाली वाइफ को तकलीफ हुई, उसे कैसे छोड़ सकता था? उसकी बात सुनकर मयंक हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मयंक, होने वाली वाइफ मतलब तूने शादी के लिए हाँ बोल दिया, पर तू तो यह शादी नहीं करना चाहता था, तू तो अलग इस शादी के लिए मना करने गया था। फिर यह सब, और उस लड़की का क्या जिसके बारे में तू बात कर रहा था? तुझे तो लगता था शायद तुझे उससे प्यार हो गया है, पर तू तो यह बोल। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और शिवांश को देखने लगा, पर उसकी बात को सुनकर शिवांश के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर सीट से टिका दिया और आंखें बंद कर गौरी को याद करते हुए शिद्दत और जुनून से बोला, मोहब्बत तो हो गई है उससे, और वो भी शिद्दत और जुनून वाली। उसके चेहरे पर मुस्कान देख और उसकी बात सुन मयंक हैरान हो गया और असमंजस से बोला, अगर तुझे उससे मोहब्बत है तो फिर तूने गौरी से शादी के लिए अंकल को हाँ क्यों बोला? शिवांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद किए अपनी गौरी को याद करता रहा, जिसे याद कर उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी, जिसे देख मयंक हैरान था, क्योंकि शिवांश बहुत ही कम मुस्कुराता था, पर वो बहुत कंफ्यूज थी कि अगर शिवांश को उस लड़की से मोहब्बत है जो उसके ख्यालों में आती है, तो फिर उसने गौरी से शादी के लिए हाँ क्यों बोला? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस ध्यान से शिवांश के चेहरे को देखे जा रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और शिवांश को देख आश्चर्य से बोला, मयंक, कहीं गौरी ही वो लड़की तो नहीं? उसकी बात सुनकर शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी मुस्कान देख मयंक सब समझ गया। वो हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से शिवांश को देखने लगा, जो अभी भी आंखें बंद कर सिर सीट से टिकाए मुस्कुराते हुए गौरी को याद कर रहा था। पर अचानक ही उसकी आंखों के सामने कल मंजर घूम गया, जब गौरी उसकी बाहों में बेहोश झूल रही थी। वो सब याद कर वो बेचैन हो गया। उसका मन गौरी को देखने का कर रहा था। उसे जानना था कि वो कैसी है, वो ठीक भी है या नहीं। मयंक उसके सामने बैठा उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को देख रहा था। उसे चेहरे पर बेचैनी देख वो बोला, क्या हुआ? शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और फिर दोनों अपने काम में लग गए। वहीं ठाकुर हाउस में अनुभव जी अपनी पत्नी सुनीता जी के पास बैठे हुए थे। तभी सुनीता जी उन्हें देखते हुए बोली, क्या कहा प्रदीप जी ने? ज़्यादा कुछ नहीं, वो चाहते हैं कि एक बार फिर से दोनों परिवार आपस में मिल ले, साथ ही सगाई और शादी का मुहूर्त भी निकाल लेंगे और एक बार गौरी और शिवांश बेटे भी आपस में मिल लेंगे। कल गौरी की तबीयत खराब होने की वजह से उन दोनों की बात नहीं हो पाई थी। वैसे तो उनकी तरफ से शादी के लिए हाँ है, फिर भी मुझे भी लगता है कि एक बार बच्चों को आपस में मिल लेना चाहिए। सुनीता जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, ठीक है, फिर हम कल उन्हें घर पर ही बुला लेते हैं। यहीं पर सब मिल भी लेंगे और पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त भी निकलवा लेंगे। अनुभव जी ने हाँ में गर्दन और प्रदीप जी को फोन कर सब कुछ बता दिया। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। अगले दिन शाम को सब लोग ठाकुर हाउस जाने के लिए तैयार थे। बस शिवांश अभी तक ऑफिस से नहीं आया था।
प्रदीप जी ने उसे फ़ोन लगाया तो मयंक ने उन्हें बताया कि वो सीधा वहीं पर पहुंच जाएंगे। प्रदीप जी ने जल्दी आने का बोल फ़ोन रखा और सब लोग ठाकुर हाउस के लिए निकल गए। एक गाड़ी में प्रदीप जी, गर्मा जी और अंजना जी के साथ थे। एक गाड़ी में बस गिफ्ट्स भरे थे। 2 गाड़ियां गार्ड्स की थी जो उनकी सेफ्टी के लिए थी। कुछ देर बाद वो लोग ठाकुर हाउस पहुंच गए। प्रदीप जी ने गार्ड्स को दूर से ही उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अभी किसी को इस बारे में पता चले। अनुभव जी और सुनीता जी ने उनका अच्छे से स्वागत किया और अंदर ले गए। सब लोग लिविंग रूम में बैठ गए। सुनीता जी दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, दामाद जी नहीं आए। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी बोले, उनकी एक जरूरी मीटिंग थी इसलिए लेट हो गए, थोड़े टाइम में आते ही होंगे। तभी अंजना जी उन्हें देख बोली, गौरी बिटिया कहाँ है, उन्हें तो बुलाइए। सुनीता जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और ऊपर रूम की तरफ बढ़ गई। यहाँ पर गौरी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं बहुत ही जल्द मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।